हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का आज छठा सेट देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन जो है थोड़ा कम लॉजिकल है। ठीक है, अगर 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कोयला उत्पादन, विद्युत उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, स्टील का उत्पादन। तो ध्यान देना है, जिस वक्त का ये क्वेश्चन था उसके अनुसार तो विद्युत उत्पादन है, बट अभी क्या है वो अपडेट करना जरूरी है। फिलहाल हमने देखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो तो देख सकते हैं आप। चलिए, तो 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो वो है विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 8 प्रमुख उद्योगों सूचकांक में विद्युत उत्पादन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इन 8 प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP किसके द्वारा अनुमोदित है? क्या है? गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ये होगा आंसर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य, जिसको FRP बोलेंगे, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह समिति कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिशों पर विचार करती है और फिर FRP पर अंतिम निर्णय लेती है। वैश्विक आर्थिक समन्वय समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट जारी करती है? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, मतलब कि सेंटेंस आगे पीछे है, गलती है कि वैश्विक आर्थिक समन्वय समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट जारी नहीं करती है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ये बताना होगा, तो हो जाएगा विश्व बैंक। वैश्विक आर्थिक समन्वय रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी की जाती है। यह रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का विश्लेषण करती है और विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास का अनुमान प्रदान करती है। जब भारतीय रिजर्व बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को 50 आधार अंकों से कम करता है तो निम्नलिखित में से किसके होने की संभावना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को यदि कम कर रहा है, मतलब कि SLR को जो बैंक रखता है वो कम मात्रा में रखने की बात कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? बैंक के पास पैसा अधिक होगा, तो बोल रहा है भारत की GDP वृद्धि दर में भारी वृद्धि होती है। तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। देखते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश हमारे देश में अधिक पूंजी ला सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार दरों में कटौती कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से ये मेन कारण होता है, ठीक है, कि SLR यदि कम गया तो बैंक के पास पैसा अधिक है, तो वो कम कीमत पे यानी कम ऋण पे कम उसका जो दर होगा, क्या होगा, वो उनकी अपने ग्राहक को पैसा उधार दे सकता है। तो ये सही हो जाएगा। तो वैधानिक तरलता अनुपात SLR या बैंकों द्वारा अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों, नकद और अन्य तरह संपत्तियों के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। SLR में कमी, जब RBI SLR को कम करता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक पैसा उपलब्ध होता है। उधार दर में कमी, बैंकों के पास अधिक धनराशि उपलब्ध होने के कारण वे उधार देने को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी उधार दरों को कम करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। इससे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण लेना सस्ता हो जाएगा। ठीक है, बाकी वही बताया कि GDP में वृद्धि, तो SLR में कमी से GDP वृद्धि को बढ़ावा तो मिल सकता है, लेकिन यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। सिर्फ ये SLR ये सब में उतार चढ़ाव करने से GDP में वृद्धि होना मेन कारक नहीं होगा, ये बता रहा है। विदेशी निवेश, SLR में कमी से विदेशी निवेश पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह प्राथमिक चालक भी नहीं है। तरलता में कमी, SLR में कमी से बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि SLR एक रिजर्व मनी होता है बैंक के लिए, और वो यदि मार्केट में आ गया तो तरलता बढ़ेगा। भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को किसके अंतर्गत नियमित किया जाता है?
तो ये भी आपका लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, तो याद ही होना चाहिए। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम के द्वारा भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को विनियमित किया जाता है। ठीक है, तो भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को मुख्य रूप से राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उपज मंडी समिति एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC अधिनियमों के अंतर्गत नियमित किया जाता है। ये अधिनियम मंडियों यानी कृषि उपज बाजार की स्थापना और संचालन, व्यापारियों के लाइसेंसिंग, शुल्क लगाने और बाजार के बुनियादी ढांचे को विनियमित करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन अधिनियमों में सुधार के लिए हाल के वर्षों में प्रयास किए गए हैं, जैसे कि मॉडल MPMC अधिनियम और कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2017। केंद्र सरकार ने भी कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 3 नए कृषि कानून पारित किए थे, इन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया। फिर निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है? क्या है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, श्रम ब्यूरो, क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लाने का काम श्रम ब्यूरो को करना चाहिए। ठीक है, तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी CPI-IW, ठीक है, श्रम ब्यूरो द्वारा लाया जाता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। श्रम ब्यूरो देश के विभिन्न केंद्रों में औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के आधार पर CPI-IW संकलित करता है। रुपए की विनियमितता का क्या अर्थ है? अगर रुपए के नोट के सोने में बदलने में सक्षम बनाना, तो ये विनियमितता है, उसकी चलन की बात है, यानी किस मुद्रा के साथ उसका क्या है रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा यही होगा, स्वतंत्र रूप से अन्य मुद्राओं के लिए रुपए के रूपांतरण की अनुमति और इसके विपरीत वाइस वर्सा। आगे है कि स्वतंत्र रूप से अन्य मुद्राओं के लिए रुपए के रूपांतरण की अनुमति और इसके विपरीत। रुपए की विनियमितता का अर्थ है कि रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं में को रुपये में स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानूनी रूप से रुपयों को किसी अन्य मुद्रा में बदल सकता है और इसके विपरीत बिना किसी प्रतिबंध या सीमा के। आगे ये सब ऑप्शन है, उसको छोड़ के चलते हैं आगे। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या विश्व बैंक। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स जो है विश्व बैंक के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह फंड विकासशील देशों को स्थायी वन प्रबंधन और भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है, ताकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सके और ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका में सुधार किया जा सके। फिर भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। बाजार की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है। तो ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन तो था 2015-16 ये सब के आसपास का होगा, तो इसके लिए पिछला दशक तो 2001 से 2010 तक का लाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाता है, यानी 2011 से 20 के बीच में, तो भी ये कथन सही, यानी कि उसी अनुसार ये चलता है कि पिछले दशक में रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। तो इसमें उतार चढ़ाव होते रहे, ये बढ़ी है, कंटिन्यू है, नहीं गलत हो जाएगा। क्रय बाजार कीमतों पर रुपये में सकल घरेलू उत्पाद पिछले एक दशक में लगातार बढ़ रहा है, तो ये कुछ हद तक सही है। तो वही है कि भारत के रियल जीडीपी वृद्धि दर में पिछले दशक में उतार चढ़ाव आया है। इसको इस दशक में यदि हम देख लेते हैं तब ऐसे तो क्वेश्चन है उसके दशक का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करंट दशक के अनुसार आप तैयार करके रखे तो अच्छी बात है। कोविड-19 महामारी के दौरान तो इसमें भारी गिरावट भी आई थी। तो कोविड-19 इस दशक में 2 ही साल तक रहा होगा, 2019 में लास्ट था, अभी से ठीक है 1 साल के लिए, तो लगातार वृद्धि नहीं हुई है। क्रय बाजार की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद अनिवार्य रूप से रुपये में मापी जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार पिछले दशकों में लगातार बढ़ा है, इसलिए बाजार की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद भी लगातार बढ़ा है। इसमें मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन समग्र प्रवृत्ति ऊपर की ओर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और सबसे पहले यहाँ देखना है मौद्रिक नीति के घटक कौन कौन है या नहीं है। तो क्या बैंक दर मौद्रिक नीति का घटक है? खुला बाजार परिचालन मौद्रिक नीति का घटक है? फिर सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व। तो ध्यान देना है कि बैंक दर और खुला बाजार परिचालन
ये मौद्रिक नीति का घटक तो है, बट सार्वजनिक ऋण ये राजस्व नीति या राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति और सार्वजनिक राजस्व भी राजकोषीय नीति का ही भाग होना चाहिए। तो यही दो तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। यह मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण यह बैंकों के लिए ऋण की लागत को प्रभावित करता है और बदले में अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्धता को प्रभावित करता है। खुला बाजार परिचालन या सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने की कार्यवाही की प्रक्रिया है। यह भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सार्वजनिक ऋण या सरकार द्वारा उधार ली गई कुल राशि है। यह राजकोषीय नीति का हिस्सा है, मौद्रिक नीति का नहीं। फिर सार्वजनिक राजस्व यह सरकार द्वारा करों और अन्य स्रोतों से अर्जित आय है। यह भी राजकोषीय नीति का हिस्सा है, मौद्रिक नीति का नहीं। संक्षेप में यदि कहा जाए तो मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करने के बारे में है, जबकि राजकोषीय नीति सरकारी खर्च और कराधान के बारे में है। इसलिए केवल बैंक दर और खुला बाजार परिचालन मौद्रिक नीति के घटक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं कल ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ। तब तक किसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।